वेलकम स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यह प्रकरण मनोविज्ञान के विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रकाश डाला है अधिगम का स्थानांतरण का से आशय, अधिगम के स्थानांतरण के पीछे विचार बिंदु, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक और उसके शैक्षिक महत्व पर। हम प्रारंभ करते हैं अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण कंसेप्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर और लर्निंग। ट्रांसफर से हमारा आशय होता है स्थानांतरण, एन एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग और सम टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन का होना। और अधिगम से हमारा आशय है, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आने वाला परिवर्तन। इस अर्थ में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आशय हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच समथिंग लर्न्ड इन वन सिचुएशन इज यूज्ड इन अनदर सिचुएशन। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति पर क्या प्रभाव डालता है। अधिगम स्थानांतरण के पीछे विचार बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं कि कुछ समय पूर्व जब मनोविज्ञान मन के शक्ति सिद्धांत, फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड में विश्वास करते थे, तो वे मन को स्मृति, तर्क, चिंतन, अवधान, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण जैसी शक्तियों का पुंज मानते थे। और उनका यह मत था कि यदि एक शक्ति को प्रशिक्षित कर दिया जाए तो वह शक्ति बढ़ जाएगी और उससे किसी भी समय काम लिया जा सकता है। शक्तिवादियों की इस विचारधारा से दो विचार उत्पन्न हुए। पहला, औपचारिक अनुशासन, फॉर्मल डिसिप्लिन, और दूसरा अधिगम का स्थानांतरण। औपचारिक अनुशासन में दो बातों पर बल दिया गया, पाठ्यक्रम सामग्री की कठिनाई और दूसरा सामग्री का निरंतर अभ्यास करना। इसको हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि मन की शक्तियों को अलग अलग इकाई के रूप में प्रशिक्षित करने की धारणा के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में आकारिक अनुशासन के सिद्धांत का जन्म हुआ। शब्द आकारिक, जिसे हम फॉर्मल कहेंगे, का अर्थ है कि शिक्षा में क्रिया के रूप, फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी का महत्व है, अंतर वस्तु या विषय वस्तु का नहीं। यदि क्रिया रटने के स्वरूप की है तो निश्चय ही स्मरण शक्ति उन्नत हो जाएगी, रटने की विषय वस्तु चाहे भी जो हो। हम ये देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के रटने पर जोर दिया जाता था और उसको इस प्रकार से रटवा दिया जाता था कि उसको वो कहीं भी काम में ले सकता है, यानी उससे वह मानसिक शक्ति तीव्र और शार्प हो जाती थी। लेकिन वर्तमान मनोविज्ञान ने मन के शक्ति सिद्धांत को अमान्य कर दिया। अब मन को विभिन्न शक्तियों का समूह न मानकर एक इकाई माना जाने लगा। अतः मन की शक्तियों को अलग से प्रशिक्षित करना अब भ्रमपूर्ण समझा जाता है। तर्क, चिंतन, स्मृति, निर्णय जैसी प्रक्रियाओं के समय मन की कोई एक शक्ति क्रियाशील नहीं होती, वरन संपूर्ण मन अनुक्रिया करता है। और इस विचार ने प्रशिक्षण के स्थानांतरण या अधिगम के स्थानांतरण प्रत्यय को जन्म दिया। प्रशिक्षण या अधिगम का स्थानांतरण अब एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है, जिस पर प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत शोध और प्रयोग किए। प्रशिक्षण या अधिगम अंतरण से तात्पर्य पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल के सीखने पर
पड़ने वाले प्रभाव से होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ट्रक चलाना सीखकर कार चलाना सीखता है, तो ट्रक चलाने सीखने से यदि कार चलाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो इसे प्रशिक्षण या अधिगम के अंतरण की संज्ञा दी जाती है। अधिगम या प्रशिक्षण के अंतरण को परिभाषित करते हुए विटेकर ने कहा है, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। वेब ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, प्रशिक्षण के अंतरण का संबंध इस प्रश्न से है कि क्या एक विषय जैसे विज्ञान या रसायन शास्त्र के अध्ययन में सहायता देगा या उसमें बाधा डालेगा या उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यह सिद्धांत मन की शक्तियों के बारे में कुछ भी स्वीकार करके नहीं चलता, बल्कि वह देखता है कि व्यक्ति क स्थिति में अनुभव प्राप्त करने के बाद स्थिति ख ग घ में क्या करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अर्थ यह देखना है कि स्थिति क में प्राप्त अनुभव का व्यक्ति स्थिति ख ग घ आदि में सर्वोत्तम लाभ किस तरह उठा सकता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम का स्थानांतरण अलग अलग प्रकार से हो सकता है, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण दूसरी परिस्थिति में सहायता भी दे सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। इस आधार पर अधिगम का स्थानांतरण कई प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम के स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं: धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, हम उसे कहेंगे जब पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में सहायता मिलती है, तो यह धनात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। जैसे यदि कोई विदेशी व्यक्ति है, उसने हिंदी भाषा सीख ली, तो इसके अतिरिक्त राजस्थान, गुजराती इस प्रकार की भाषा सीखने में उसे सहायता मिलेगी। दूसरी तरफ ऋणात्मक स्थानांतरण, जब पहले सीखे गए कौशल या विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है, तो इसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से यदि भाषा के संबंध में देख ले कि संस्कृत सीख ली तो अंग्रेजी में बाधा पहुंचेगी, या फिर हम इसे ये कहें कि यदि एक विद्यार्थी हिंदी की टाइपिंग करना पहले सीख चुका है और उसके बाद वह अंग्रेजी में टाइपिंग करना सीखता है, तो हिंदी में टाइपिंग सीखा जाना अंग्रेजी में टाइपिंग सीखे जाने को बाधित करता है, यह नेगेटिवली उसको इफेक्ट करता है। और शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, जब पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक प्रभाव डालता है, तो इसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। इनके अतिरिक्त अधिगम का स्थानांतरण के अन्य भी प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है लिटरल ट्रांसफर, जिसे हम पार्श्वीय स्थानांतरण कहते हैं। यह एक ऐसा स्थानांतरण है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण एक ऐसी परिस्थिति या ऐसे विषय के सीखने में होता है जो उसी स्तर का होता है। जैसे हम अपने शिक्षा के अंतर्गत देखें कि यदि हमने बालक को हिंदी में पाठ्य योजना बनाना सिखा दिया, तो अंग्रेजी में भी वो उसको काम में ले सकता है लैंग्वेज ट्रांसफर करके, या फिर हमने नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बनाना सिखाया, उसी बिंदु का प्रयोग वो इतिहास में या अर्थशास्त्र में भी कर सकता है। अगला अनुलंब अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर, ऐसा अंतरण होता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है।
गैगने ने इस तरह के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की क्रिया के समान बताया। सीढ़ी पर जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो एक कक्षा में सीखा गया ज्ञान दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में काम आता है, उसे हम वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। हम फर्स्ट ईयर में बच्चे को जो शिक्षण के बिंदु या शिक्षण योजना या ब्लूप्रिंट ऐसी चीज बताते हैं और उसे वो सेकेंड ईयर में काम लेता है, तो वह उदाहरण होगा अनुलंब अंतरण या वर्टिकल ट्रांसफर का। अनुक्रिया अंतरण ऐसा अंतरण होता है, इसमें विषयों या पाठों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नवीन विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रम सीखने का कहा जाता है। अनुक्रम सीखना में अंतरण धनात्मक ही होता है, याद रखेंगे। अनुक्रम सीखने में, सिक्वेंशियल ट्रांसफर में जो ट्रांसफर होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। जैसे मैथ के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, बेसिक मेंटल ऑपरेशन जैसे होते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो इन क्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा बालक सीख लेता है तो उसी क्रम से वह भाग की क्रिया भी सीखता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस अंतरण में सामान्य क्रियाओं को सीखकर बालक जटिल क्रियाओं को आसानी से सीख लेता है। अगला है समस्तरण अंतरण। समस्तरण अंतरण वैसे सामान्य तौर से हम वो कहते हैं कि वह पार्श्वीय अंतरण के समान होता है। इसमें सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल को सीखने में होता है। पार्श्वीय अंतरण तथा अनुक्रमिक अंतरण जो हमने देखे हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर पर, लेटरल ट्रांसफर तथा सिक्वेंशियल ट्रांसफर जो होता है वह एक तरह का समस्तरण अंतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का ही उदाहरण होता है। द्विपार्श्वीय अंतरण, इसे हम क्रॉस शिक्षा भी कहते हैं। मानव शरीर के दो समान पार्श्विक भाग होते हैं बायां और दायां, लेफ्ट और राइट। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः ही दाएं अंग के सीखने पर या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं भाग से सीखने पर होता है तो उसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसे क्रॉस शिक्षा भी कहा जाता है, क्रॉस एजुकेशन भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में द्विपार्श्वीय अंतरण का अध्ययन करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वैसे इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट जो है वह है मिरर ड्राइंग या दर्पण आरेखन। इसका एक उपकरण होता है, इसके अंतर्गत इस उपकरण में एक तारेनुमा आकृति बनी हुई है। इस तारेनुमा आकृति में मिरर को देखकर, यानी डायरेक्टली जो प्रयोज्य है अपने हाथ को डायरेक्टली नहीं देखेगा बल्कि शीशे में देखेगा, शीशे में देखकर उसको वह आकृति बनाता है और उसी से ये पता लगा जाता है कि दाएं हाथ का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ बाएं हाथ में ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगली अपन बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की। अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उनके किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि अधिगम के का स्थानांतरण या सीखी गई बात का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण कब अधिक होता है। इस संबंध में सबसे पहला सिद्धांत है सविधिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मल मेंटल डिसिप्लिन। इसको चर्चा अपन ने विचार प्रक्रिया में भी की थी। यह सिद्धांत सबसे पुराना है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यता को उचित ढंग से अनुशासित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रयोग सभी जगह समान रूप से कर सकता है। इस उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि चाकू को किसी भी
वस्तु या फर्श पर घिसकर पैना कर दिया जाता है तो उस चाकू का प्रयोग किसी भी फल सब्जी को काटने में लिया जा सकता है। उसी तरह से मेंटल एबिलिटी को किसी भी चीज से किसी भी विषय वस्तु को रटवा कर उसका अभ्यास करवा कर उसको शार्प कर दिया जाए तो उस मेंटल एबिलिटी को हम कहीं भी काम में ले सकते हैं। अगला है समान तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे और इस सिद्धांत को ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि दो परिस्थितियों में, थॉर्नडाइक का मत ये था कि सीखने की परिस्थिति में अनेक छोटे छोटे तत्व होते हैं। दो परिस्थितियों के इन छोटे छोटे तत्वों में जितनी अधिक समानता होगी अधिगम का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो स्कूटर, मोटर, बस, टैक्सी सभी चला सकते हैं। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो जो इलेक्ट्रिशियन है तो वो न केवल सर्किट लगा सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक की सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसकी संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। छोटे मोटे जो इंजन चलाते हैं वो बड़े इंजन भी चला सकते हैं। तो इसका आशय ये क्या है कि उन दो परिस्थितियों के तत्वों में जितनी अधिक समानता होगी अधिगम का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। थॉर्नडाइक ने अनेक प्रयोगों के आधार पर अपने इस मत की पुष्टि की है। उनका कहना है कि प्रत्येक कार्य में छोटे मोटे कई तत्व होते हैं। दो कार्यों के तत्वों में जितनी समानता होती है उतना अधिक एक कार्य के अभ्यास का प्रभाव दूसरे कार्य के सीखने पर पड़ता है। इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक आधार थॉर्नडाइक के अनुसार स्नायु संयोग, न्यूरल बॉन्ड्स, स्नायु संयोग न्यूरल बॉन्ड्स हैं जो किसी कार्य के अभ्यास के कारण मस्तिष्क में बन जाते हैं। फिर दूसरे कार्य को करने से संबंधित स्नायु संयोग क्रियाशील हो जाते हैं, यानी दूसरी परिस्थिति में उन्हें हम काम में ले सकते हैं। अगला सामान्यीकरण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जड हैं। उन्होंने स्थानांतरण का अर्थ सामान्यीकरण जनरलाइजेशन से लिया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि शिक्षा में प्रशिक्षण का स्थानांतरण तभी होगा जबकि केवल एक विशिष्ट परिस्थिति में ही नहीं वरन सभी परिस्थितियों में एक व्यक्ति समान व्यवहार करे, यानी सीखे गए सिद्धांत का विषय वस्तु का एक निष्कर्ष वह निकाल ले, उसका सामान्यीकरण कर ले और उसको वह सभी जगह काम में ले। जड ने इस पर एक प्रयोग किया। जुट का प्रयोग पानी के भीतर स्थित, पानी के अंदर, अंडर वाटर, पानी के भीतर एक लक्ष्य पर तीर से निशाना लगाने का था। उन्होंने दो वर्ग बनाए। एक वर्ग के बालकों को बिना वर्तन सिद्धांत को समझाए हुए निशाना ठीक ठीक लगा लेने का अभ्यास दिया गया। दूसरे वर्ग के बालकों को पहले वर्तन के सिद्धांत को समझाया फिर अभ्यास कराया गया। दोनों वर्गों के अभ्यास का समय समान रखा गया। इसके पश्चात लक्ष्य अधिक गहराई पर रख दिया गया। जिस वर्ग को वर्तन का सिद्धांत नहीं बताया गया था, यानी पानी में तीर चलाने की थ्योरी नहीं बताई गई थी, वे इस परिस्थिति में निशाना लगाने में भ्रम में पड़ गए और जिस वर्ग को यह सिद्धांत स्पष्ट था वे शीघ्र ही नए लक्ष्य पर निशाना लगाने में सफल हो सके। अगला है सामान्य और विशिष्ट कारकों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि के सिद्धांतों में
बुद्धि में दो कारक बताए हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। बुद्धि के सिद्धांतों में अपने इस की चर्चा की है उन्होंने ये बताया बुद्धि में दो कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक सामान्य कार्यों को करने की योग्यता से संबंधित होते हैं, जबकि विशिष्ट कारक विशिष्ट कार्यों को करने की योग्यता से संबंध रखते हैं। और स्पीयरमैन सामान्य कारकों की मात्रा सभी में बताते हैं, जबकि विशिष्ट कारकों की वह किसी किसी में बताते हैं। और उनका मानना यह है कि विशिष्ट योग्यता का स्थानांतरण नहीं होता, जब केवल सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण होता है। इस प्रकार के स्थानांतरण का आधार भी उनके अनुसार बुद्धि ही होता है। अगला है गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिनकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, समग्रवाद या समग्र आकार या संपूर्ण आकृति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ को महत्व दिया है। यहाँ भी वे यही बात कहते हैं और उनका मानना ये है कि अधिगम का स्थानांतरण सूझ के आधार पर होता है। कोहलर ने मुर्गी के बच्चों, चिंपैंजियों तथा शिशुओं पर कुछ प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि परिस्थिति में अंतर्दृष्टि उसके सभी संबंधों में सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु और क्रिया का आकार ही हमें ज्ञात होता है और यही स्थानांतरित किया जाता है। इसे कुछ लोगों ने सूझ या अंतर्दृष्टि माना है, जिसका कि स्थानांतरण होता है। इसका आशय ये है कि यदि व्यक्ति में एक परिस्थिति के कारण कोई सूझ आ गई तो दूसरी परिस्थिति में वह उसका प्रयोग शीघ्र ही कर लेता है, और यदि व्यक्ति में अंतर्दृष्टि या सूझ विकसित नहीं होती तब वह दूसरी परिस्थिति में उसे काम में नहीं ले सकता। और अगला है मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू। वास्तव में यह सिद्धांत सामान्यीकरण के सिद्धांत का ही एक रूपांतर है और इस पर रीजर और बैगले ने प्रकाश डाला और उन्होंने यह बताया कि चेतन रूप से आदर्शों को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है, और यह स्थानांतरण तभी ठीक प्रकार से होता है जबकि मनुष्य यह जान लेता है कि आदर्श कितना अच्छा है। दूसरे शब्दों में, जब वह उन आदर्शों का गुण विवेचन कर लेता है और उसे परख लेता है, तभी वह सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है, अन्यथा नहीं करता। ये थे अधिगम के सिद्धांत। अगली हम बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अधिगम का स्थानांतरण हमेशा पर्पसफुल या उद्देश्यपूर्ण होता है, और अधिगम के स्थानांतरण में वह पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, और यह पूर्व ज्ञान का उपयोग यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज हेल्पफुल होता है एडजस्टमेंट, उसको वर्तमान परिस्थितियों में समायोजन में सहायता प्रदान करता है, और इससे ये एडजस्टमेंट में सहायता करने में वह अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग पूर्ण रूप से कर पाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटल कैपेसिटीज, अपनी मानसिक योग्यताओं का सर्वोत्तम उपयोग करता है, जो कि उसमें इंसाइट और सूझ विकसित करता है, और उसका प्रभाव इफेक्ट वर्तमान परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व है। अधिगम का स्थानांतरण अध्यापक के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है, जिसकी सहायता से विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का
अपने अगले परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रयोग कर पाएं। सबसे पहली बात है, अध्यापक को अपनी विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और अध्यापन के समय उसे विद्यार्थियों को विषय वस्तु के सभी आयामों का स्पष्ट ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। दूसरा है, अधिगम के स्थानांतरण में बुद्धि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बुद्धिमान विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण ज्यादा और ठीक प्रकार से कर पाते हैं, इसलिए कुशाग्र बुद्धि के बालकों पर अध्यापक को अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधियों से शिक्षण करना चाहिए। उन विधियों को प्रयोग में लेना चाहिए जो बाल केंद्रित होती हैं। अध्यापक को सिखाई गई विषय वस्तु का सामान्यीकरण करा देना चाहिए। सामान्यीकरण कराने पर अंतरण की संभावना बढ़ती है। पढ़ाते समय अध्यापक को विषय वस्तु को अन्य विषयों और अन्य परिस्थितियों से सह संबंधित किया जाना चाहिए परिस्थितियों और शिक्षण के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों में सूझ उत्पन्न करने की परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। सूझ उत्पन्न करने की परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए और अध्यापक को पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम निरर्थक, अनुपयोगी तथा अरुचिपूर्ण नहीं हो, उसमें सार्थकता का समावेश होना चाहिए। अधिगम के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि बालकों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए। क्या, क्यों और कैसे की परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए और अधिगम के स्थानांतरण के लिए विद्यार्थियों में अभिवृत्ति विकसित की जानी चाहिए, क्योंकि यदि विद्यार्थियों की उस विषय वस्तु के प्रति अभिवृत्ति ही नकारात्मक होगी तब वह दूसरी परिस्थितियों में उसे उपयोग में नहीं लेंगे। जैसे हम शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों को पाठ योजना बनवाना सिखाते हैं और यदि उस समय हम प्रशिक्षणार्थियों को यही बात उनको सिखा दें या उनको बताएं कि ये पाठ योजना तो दैनिक जीवन में काम आएगी नहीं, तो वो क्यों उसको सीखेंगे और क्यों पाठ योजना के द्वारा शिक्षण में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक को अध्यापन के समय ही पढ़ाई गई विषय वस्तु के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए। ये संपूर्ण विषय वस्तु संबंधित थी अधिगम के स्थानांतरण से। थैंक यू, धन्यवाद।